नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। एसटीसी पाथ ऑफ सक्सेस में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि सर्वविदित है, न्यू सिलेबस के मद्देनजर पेपर नंबर 3 में यूनिट नंबर 4 अब जब आप देखेंगे तो उसमें कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट का समावेश किया गया है। जहां हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जहां पर हमने कंप्यूटर की क्या परिभाषा है, कंप्यूटर के क्या प्रकार है, कंप्यूटर की क्या विशेषता है और कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों की हमने चर्चा की है। आज के इस वीडियो में हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप दूसरा बिंदु देखेंगे, मेमोरी के संदर्भ में वहां पे बात की गई है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में कहा गया है, साथ ही स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग, इन आदि बातों की वहां पर आदि बिंदुओं की चर्चा वहां पे की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम मेमोरी पर अपना वीडियो फोकस करेंगे और मेमोरी को एक विस्तार देंगे और मेमोरी को पूरी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम एक सीरीज चालू किए हैं जिसके अंतर्गत हम कंप्यूटर के छोटे छोटे वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम मुख्य परीक्षा की पेपर नंबर 3 में जो आपकी यूनिट नंबर 4 है उसको हम पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मेमोरी, अगर शॉर्ट में मेमोरी आपका 3 मार्कर पूछा जाए तो मेमोरी के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। तो दरअसल मेमोरी जो होती है, इसके आप कार्य के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं परिभाषित, जैसे कि हम कहेंगे कि कंप्यूटर में डेटा तथा प्रोग्राम और अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे मेमोरी कहा जाता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर आप परिभाषा उसके कार्यों को ध्यान में रखते हुए परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? कि कंप्यूटर में डेटा, प्रोग्राम, अनुदेश को स्थायी या फिर अस्थायी स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे मेमोरी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए तो वीडियो को आप पॉज करके आप इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर मेमोरी की ये परिभाषा हो गई तो ये जो हमने यहाँ पे परिभाषा में अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने की जो बात कही है, तो मेमोरी को इसी आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है प्राथमिक मेमोरी और दूसरा होता है द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी जिसके अंतर्गत हम स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी और कैश मेमोरी, इन 3 मेमोरी के बारे में चर्चा करते हैं। तो वहीं द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत हम मैग्नेटिक टेप और साथ में इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि आपका चुंबकीय डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क होता है, इनका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी बातों को जानेंगे। सबसे पहले जब मेमोरी होती है, ये 2 प्रकार की होती है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। प्राथमिक मेमोरी जैसे जैसे कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, और एक होता है आपका द्वितीयक मेमोरी। अब प्राथमिक मेमोरी क्या होता है उसे समझ लेते हैं, फिर हम आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे आपको पिक्चर में एकदम क्लियर करता जाऊंगा कि इसके अंतर्गत कौन सी चीजें हम रखेंगे। प्राथमिक मेमोरी जिसे हम मुख्य मेमोरी भी कह रहे हैं, यह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप सीपीयू कहते हैं, सीपीयू से सीधे संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। क्या कहा यहाँ पर? हर समय कंप्यूटर से अटैच रहेगा और ये सीपीयू जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उससे संपर्क रखता है, प्राथमिक मेमोरी कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन। प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे छोटे भागों में बटी होती है जिन्हें सेल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो कंप्यूटर में जो सेल होते हैं, ये लोकेशंस, ये छोटे छोटे पार्ट्स में जो कोई भी हम अनुदेश देते हैं तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में इसको बांट देती हैं, और उन्हीं छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद उन्हें जो छोटे हिस्से होते हैं प्रत्येक हिस्से को सेल कहा जाता है। प्रत्येक लोकेशन में या सेल में एक निश्चित बिट जिसे वर्ड लेंथ कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कितना कितना इसमें जो आपकी निश्चित बिट जो होती है, वर्ड लेंथ कितना है जो स्टोर की जा सकती है आपकी क्या मेमोरी को उसमें स्टोर किया जा सकता है। तो इसमें प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट होता है। जैसे कंप्यूटर में जो वर्ड लेंथ होते हैं या जो बिट होती है 8, 16, 32, 64 बिट की हो सकती है। प्राथमिक मेमोरी की गति, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक मेमोरी की गति तीव्र होती है पर इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित तथा कीमती अधिक होती है।
ठीक है। प्राथमिक मेमोरी सामान्यतः अस्थायी मेमोरी होता है। कंप्यूटर को विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर इसमें स्टोर डाटा समाप्त हो जाता है। क्या कहा जा रहा है कि प्राथमिक मेमोरी जो सामान्यतः अस्थायी मेमोरी की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि जब कंप्यूटर को विद्युत सप्लाई अगर बंद हो जाती है तो उसमें जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं वह तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि आपका रजिस्टर हुआ, कैश मेमोरी हुआ, रोम हुआ और रैम हुआ, ये प्राथमिक मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। कौन कौन से, मेनली हम किन की बातों की चर्चा करेंगे यहाँ पर, प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत मेनली हम रोम, रैम और कैश मेमोरी के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है। ये तीनों प्रकार के अंतर्गत जो आपका प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आते हैं उनकी जानेंगे हम। ठीक है। लोकेशन में डाटा संग्रहित करने को लिखना कहा जाता है। लोकेशन मतलब आपने जो सेल कहा था, ठीक है, छोटे छोटे भागों में जो बांटा था, उसे लोकेशन में यदि आप संग्रहित डाटा को लिख रहे हैं तो इसे जो अब संग्रहित डाटा है उसे राइट कहा जाता है, और डाटा प्राप्त करना उससे हम अगर ले रहे हैं तो उसे पढ़ना कहा जाता है। देखिए, संग्रहित करना डाटा को लिखना कहा जाता है और प्राप्त करने वाले डाटा को रीड या पढ़ना कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया जाता है। अब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के बारे में हम पहले की वीडियो में पढ़े हैं, अगर आपको ध्यान में होगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है आपकी, इसकी स्थापना मतलब इसकी खोज किसने की थी और उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। ठीक है। वैज्ञानिक का नाम बताना और वैज्ञानिक का नाम बताने के साथ साथ ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास कब किया गया था, वो दोनों बातें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया जाता है जो सिलिकॉन चिप के बने होते हैं। इसके विकास का श्रेय अब लिखा हुआ है, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, जेएस किल्बी को जाता है, लेकिन ऑप्शन बताना पड़ेगा आपको। ठीक है। सिलिकॉन चिप मुख्यतः गैलियम आर्सेनाइड से बने होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हम सीधा चलेंगे द्वितीयक मेमोरी, और द्वितीयक मेमोरी के बारे में क्या मेनली बातें होती हैं उसको हम जानेंगे। देखिएगा, द्वितीयक मेमोरी या इसे सहायक या सहायक मेमोरी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी होती है ये, ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी में डेटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है। यह साधारणतः कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होता है, और ऊपर वाला हमने जो बात किया था प्राथमिक मेमोरी, वो सीपीयू से डायरेक्ट अटैच होता है, और ये कहाँ होता है, कंप्यूटर के बाहरी सिस्टम में होता है। ठीक है। इसे स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है। उसे अस्थायी कहा जा रहा, तो सेकेंडरी मेमोरी है ये, तो इसे क्या कहा जा रहा है, स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग असीमित होती है, परंतु डाटा ट्रांसफर की गति धीमी होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः बैकअप डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, बैकअप डाटा को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सहायक मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डेटा क्या होते हैं, बने रहते हैं, उसी के लिए तो इसको क्या कहा जा रहा है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है। नॉन वोलेटाइल कहा जाता है इसको, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या फिर आप कह सकते हैं कि इसे स्थायी, मतलब स्थायी मेमोरी कहिए या फिर नॉन वोलेटाइल। ठीक है। ये इसका मतलब यही होता है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता है, विद्युत बंद हो जाती है उसके बाद भी। कंप्यूटर में डेटा को सेव करने पर वह सहायक मेमोरी में ही स्टोर होता है। यह डाटा सॉफ्टवेयर स्टोरेज का एक रास्ता, एक सस्ता एवं लोकप्रिय माध्यम है। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है, परंतु डेटा को प्राप्त करने में लगा समय अधिक होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क सहायक मेमोरी के प्रमुख उदाहरण हैं। मैग्नेटिक डिस्क पढ़ेंगे तब हम फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क की चर्चा करेंगे, जब ऑप्टिकल डिस्क पढ़ेंगे तो सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क इनकी चर्चा करेंगे विस्तार से। तो एग्जांपल के तौर पर आप कर सकते हैं कि द्वितीयक या सहायक मेमोरी में हम कौन कौन से चीजों को रखते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, इनको आदि को हम सहायक मेमोरी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। अब हमने देखा अभी तक द्वितीयक और प्राथमिक मेमोरी, जिसे हमने जो आपकी प्राथमिक मेमोरी उसे मुख्य मेमोरी कहा है, जबकि द्वितीयक मेमोरी को हमने ऑक्सिलरी या सहायक मेमोरी भी कहा है। ठीक है। अब हम जहां पर मुख्य मेमोरी की चर्चा कर रहे थे, तो मुख्य मेमोरी मुख्यतः
तीन प्रकार में हम वर्गीकृत करेंगे। किसे? प्राथमिक मेमोरी को। और प्राथमिक मेमोरी को जब तीन वर्गों में वर्गीकृत करेंगे तो उसमें स्थायी, कैश और अस्थायी तीन प्रकार की मेमोरी की चर्चा होती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि स्थायी और अस्थायी इन दोनों मेमोरी का कहने का मतलब क्या है। जैसे कि ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग कि विद्युत सप्लाई होने के बाद यदि डेटा क्या होते हैं, आपके मिट जाते हैं, तो उसे कहा जाता है कि अस्थायी। लेकिन विद्युत बंद हो जाने के बाद जो डाटा बना रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्थिर या स्थायी। ये दोनों पॉइंट लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि मेमोरी में यदि विद्युत सप्लाई मतलब मेमोरी यूनिट में जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर डाटा बना रहता है तो स्थिर या स्थायी है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है। और यदि विद्युत बंद हो जाने के बाद डाटा भी नष्ट हो जाता है तो उसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। सामान्यतः प्राथमिक मेमोरी अस्थायी होती है जबकि सहायक मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है। रोम इसका अपवाद है जो एक स्थायी प्राथमिक मेमोरी। ध्यान रखिएगा, जो रोम है, जो आपका रोम है, ये रोम प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। लेकिन अपवाद क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि रोम में जो डेटा होता है वो स्थायी प्रकृति का होता है। किस प्रकार का? स्थायी प्रकार का होता है। और जो कि सहायक मेमोरी होती है, ये सभी सहायक मेमोरी स्थायी प्रकृति की होती है, जबकि प्राथमिक मेमोरी अस्थायी प्रकृति की होती है। इसलिए हम रोम को कहाँ रख रहे हैं? अपवाद की श्रेणी में, जो कि स्थायी प्राथमिक मेमोरी है। हमने ये नहीं कहा कि अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है, क्योंकि प्राथमिक मेमोरी सामान्यतः क्या होती है? अस्थायी होती है। लेकिन आपका रोम जो है, रीड ओनली मेमोरी, ये स्थायी प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रीड करना शुरू करेंगे जो आपका स्थायी मेमोरी है। ठीक है। जो प्राथमिक मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत जो स्थायी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी को हम 4 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। 4 वर्ग कौन से? आपके पहले नंबर पर होता है रोम, सेकंड नंबर पर होता है प्रोम, थर्ड नंबर पर होता है ईपी रोम, और फोर्थ नंबर पर डबल ईपी रोम। इन सभी को एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आता है आपका नंबर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। ये क्या हो गया आपका? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम के बारे में चर्चा की जा रही है। ये रैम है आपका। और रैम कैसा होता है आपका? यह अस्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है। ध्यान रखिएगा, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो स्थायी मेमोरी है, 4 प्रकार अभी हम नाम लिए थे। जो कि आपकी एक अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी में हम रैम पढ़ेंगे। कौन? रैम, RAM, रैम पढ़ेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो देखिएगा, रैम के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम लोग। अब आप देखिएगा कि जब ये अस्थायी मेमोरी है, इसका मतलब विद्युत सप्लाई किया जाएगा, जैसे विद्युत सप्लाई बंद होगी तो इसमें डाटा क्या होगा? समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये रैम है, आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मेमोरी में डाटा अलग अलग स्थानों पर संग्रहित किया जाता है। जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को पढ़ने या डाटा को स्टोर करने के लिए एक समान समय लगता है, उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। क्लियर है? ये परिभाषा के तौर पर ऐसे कोड कर सकते हैं। प्राथमिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी सामान्यतः रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होती है। कौन सी? सेमीकंडक्टर मेमोरी अगर होगी तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी, जिसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा आपका? ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, आपका कैश मेमोरी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कैश मेमोरी, रजिस्टर, रोम, रैम, सेकंड रैंडम एक्सेस मेमोरी के उदाहरण हैं। ठीक है। यदि किसी मेमोरी के डेटा को क्रमानुसार एक के बाद एक कर ही पढ़ा जा सकता है तो उसे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं। देखिए, एक के बाद एक ही पढ़ना, डायरेक्ट हम एक से आप चौथे पर नहीं जा सकते, तीसरे पर नहीं जा सकते, 1 2 3 सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। उसी को कहा जाता है रैंडम सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। क्लियर? आगे देखिएगा, स्थायी मेमोरी। मैंने कहा था कि स्थायी मेमोरी 4 प्रकार की है, तो चारों प्रकार का हम एक एक करके रीड करेंगे। सबसे पहले होता है रोम। यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा व सूचना स्वयं नष्ट नहीं होती है तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जो डेटा एक बार स्थायी हो जाते हैं वो मिटते भी नहीं है और साथ में उनको चेंज भी नहीं किया जा सकता है। रोम में जो सूचना का निर्माण के समय ही उसमें जो चेंज करना होता है उसी समय कर दिया जाता है, बाद में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।
कंप्यूटर में इन्हें केवल पढ़ सकता है, मतलब कंप्यूटर में इन्हें हम पढ़ सकते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए इसलिए न इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा यहाँ पर, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे न लिखा हुआ है, न हटा दीजिएगा आप लोग, इसलिए इससे, इसीलिए जो आपका ये ना वाला है, मैं इसको हाईलाइट करना, ये वाला आप हटा दीजिएगा। ठीक है, इसलिए इसको केवल रीड ओनली मेमोरी, इसको केवल पढ़ा जा सकता है। ठीक है, पढ़ने के लिए ही इसमें आप एक बार इसको स्टोर कर देते हैं, तो स्टोर करने के बाद इसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकते हैं। इसमें जो सूचनाएं होती है वो भी ऑटोमेटिक नष्ट नहीं होती हैं। तो ध्यान रखना है कि रोम में के माध्यम से हम केवल डेटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। रोम को कंप्यूटर का बिल्ट एंड मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी रोम में सूचना बनी रहती है। क्लियर है। रोम का निर्माण सेमीकंडक्टर डिवाइस से किया जाता है तथा इसे इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। रोम का प्रयोग स्थायी प्रकृति के प्रोग्राम तथा डेटा को स्टोर करने में के लिए किया जाता है। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सूचना जैसे कि इंस्ट्रक्शन सेट तथा सिस्टम बूट प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें देखिएगा आप, जो आगे कहा जा रहा है कि रोम में बायोम, ये ग्रेम नहीं है, रोम है आपका। ठीक है, रोम में बायोस। ठीक है, बायोस, बायोस ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म पूछा गया एमपीपीएससी में, डायरेक्ट बायोस आ जाएगा, फिर आप देखते रह जाएंगे कि आखिर क्या है बायोस का मतलब। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद बूट होता है, ठीक है, वो स्टार्ट होता है, उसके बाद बायोस की प्रक्रिया शुरू होती है, हम इनपुट देते हैं, आउटपुट में लेते हैं। तो बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंप्यूटर चालू करने पर पोस्ट प्रोग्राम चलता है। ठीक है, पोस्ट प्रोग्राम चलता है, तो ध्यान रखिएगा पोस्ट प्रोग्राम, ये पोस्ट भी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कंप्यूटर अपना ही खुद टेस्ट करता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के माध्यम से। तो बायोस क्या है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जो कंप्यूटर जब चालू होता है तो उसे स्वयं को स्टार्ट करने के लिए, स्वयं स्टार्ट करने के लिए, जो पावर ऑन करने के लिए सेल्फ खुद ही उसे स्टार्ट होना पड़ता है। ठीक है, ये होता है आपका रोम। अब रोम के बाद में होता है पी रोम। ठीक है, पी का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ आगे पी लग गया तो पी क्या मतलब क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल। यह एक विशेष प्रकार का रोम है जिसे एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डेटा को प्रोग्राम किया जाता है। प्रोम में हजारों डायोड होते हैं जिन्हें उच्च वोल्टेज से फ्यूज कर वांछित सूचना रिकॉर्ड की जाती है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य रोम की तरह कार्य करता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग, इसमें यही कहा जा रहा है, जो आपका प्रोम है प्रोग्रामेबल, इसमें प्रोग्रामेबल मतलब प्रोग्राम करवाने के लिए, ठीक है, प्रोग्राम के लिए। तो एक विशेष प्रकार का रोम होता है, विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डेटा को प्रोग्राम किया जाता है और हजारों डायोड इसमें लगे होते हैं। उच्च वोल्टेज से फ्यूज कर वांछित सूचनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब जैसे कि हमने कहा ना, रोम में सूचनाएं फेरबदल नहीं की जा सकती है, तो हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम मतलब इसको अगर चेंज करना चाहे तो उच्च वोल्टेज के माध्यम से इसे वांछित सूचना इसमें रिकॉर्ड की जा सकती है, अगर ऐड करना है तो। रोम में नहीं किया जा सकता, लेकिन रोम में प्रोम में किया जा सकता है, प्रोग्राम कर। ठीक है, ऐसे ही होता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा प्रकार ई प्रोम कहा जा रहा है। इस प्रकार के रोम में क्या होता है, पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करेंगे, उससे क्या करेंगे, सूचना को हम हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। क्योंकि रोम में उसको मिटाया नहीं जाता है, इसलिए इनका प्रयोग किया जा रहा है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। अब उसको किसके माध्यम से मिटाएंगे, पराबैंगनी किरणों के माध्यम से, फिर उनको हटाकर नया प्रोग्राम लिख दिया जाता है। इसलिए ई प्रोम को सर्किट से निकालना पड़ता है। इसे अल्ट्रा वायलेट ई प्रोम भी कहा जाता है। अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए अल्ट्रा वायलेट। तो डायरेक्ट आ सकता है कि अल्ट्रा वायलेट का प्रयोग किस प्रकार के रोम में किया जाता है, तो आप कहिएगा ईपी प्रोम या ई प्रोम। ठीक है, ईपी रोम या ई प्रोम। ठीक है, अब डबल ई प्रोम क्या होता है। ठीक है, डबल ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकली, मतलब इस यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जाएगा। तो इन शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई रहेगी कि इलेक्ट्रिकल माध्यम से या उच्च विद्युत विभव के माध्यम से आप पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम को लिखना क्या कहलाएगा, आपका ई प्रोम, ई प्रोम। क्लियर है। तो ये चार प्रकार थे, चारों प्रकार को हमने देखा है। अब आगे चलते हैं।
अब कुछ बातें हम अस्थायी मेमोरी में आने से पहले कुछ बातें आपको थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो की खास विशेषता यही रहती है कि हम बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि जो वर्तमान में हम सहायक मेमोरी के रूप में EEPROM का उपयोग बढ़ रहा है। वर्तमान में किसका प्रयोग बढ़ रहा है? EEPROM का। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, और पेन ड्राइव इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार के इलेक्ट्रिक मेमोरी का प्रयोग अनेक आधुनिक युक्तियों, जैसे कि आप डिजिटल कैमरा हुआ, लैपटॉप हुआ, स्मार्टफोन हुआ, मोबाइल फोन हुआ, आदि में किया जा सकता है। यह एक ऐसी युक्ति होती है जहां पर विषम परिस्थितियों में भी डाटा को सुरक्षित रखने की क्षमता होती है। क्लियर है? अब हम चलते हैं अस्थायी मेमोरी, जहां पर हम रैम के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊपर भी कुछ बातें पढ़ी थी, लेकिन अब विस्तार से हम जानेंगे अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत आखिर रैम के बारे में क्या बात है। ठीक है, तो रैम माइक्रोचिप से बना एक तीव्र सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसमें डेटा एक्सेस टाइम डाटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या होगा कि तात्पर्य यह है कि सूचना रैम में चाहे जहां भी स्थित हो उसे पढ़ने में एक समान समय लगता है। ठीक है, कहीं पर भी स्थित हो समान समय पढ़ने में समान समय लगेगा। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है जो डाटा और सूचना को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचना को बदला भी जा सकता है। कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर, अगर कंप्यूटर की सप्लाई क्या किया? बंद किया, और बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाता है। यहाँ पे जो कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ तो ध्यान रखिएगा। अगर सप्लाई बंद कर दिया तो ममत नहीं है, ये सम्मत सभी। ठीक है, संग्रहित डाटा जितने भी होंगे उसमें रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाएंगे बंद कर देने के बाद। ठीक है, यहाँ पे बंद कर देने के बाद संग्रहित डाटा क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ये ध्यान रखना आपने। प्रोसेसिंग से पहले क्या कहा जा रहा है? प्रोसेसिंग से पहले डाटा तथा अनुदेशों को सहायक मेमोरी से लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। क्या कहा जा रहा है? प्रोसेसिंग से पहले डेटा को डेटा तथा अनुदेशों है ये। ठीक है, अनुदेशों को सहायक मेमोरी से लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। उसके बाद सीपीयू, ये सीपीयू है। ठीक है, आपका तो ध्यान रखिएगा, सीपीयू के माध्यम से फिर क्या देखेंगे? सीपीयू रैम से ही डाटा प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? यहाँ पे पूरा प्राइटिंग मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या बात सीखिए, मैं बोल रहा हूँ उस चीज को आप करेक्शन कर लीजिएगा। जो सीपीयू है, ये सीपीयू रैम से ही डेटा को क्या करता है? प्राप्त करता है। यह बात लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा, प्रोसेस के बाद जब प्रोग्राम प्रोसेस करेगा, अंतिम तथा अंतरिम, ठीक है ध्यान रखना, अंतिम तथा अंतरिम परिणामों को भी अस्थायी रूप में रैम में स्टोर किया जाता है। क्लियर है, रैम में स्टोर किया जाता है। इस कारण या इसी कारण रैम को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। वर्किंग मेमोरी कहा जाता है किसको? रैम को। ठीक है, देखिएगा एक गलत लिखा गया यहाँ पे, ये आजकल है। आजकल बाजार में उपलब्ध रैम की क्षमता, जो रैम की क्षमता की बात की जा रही है और गीगाबाइट में आ रही है। गीगाबाइट आप जानते होंगे, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्परेटो डेको। ठीक है, डेको हेक्टो किलो मेगा गीगा, इसका मतलब 10 की पावर क्या हो जाएगी? 9, 10 की पावर 9। ठीक है, डेको हेक्टो किलो मेगा गीगा। ठीक है, 10 की पावर 9 बाइट में मापी जाती है। मदरबोर्ड के मदर जो मदरबोर्ड का जो खाली स्लॉट होता है, खाली स्लॉट में रैम चिप्स लगाकर मेमोरी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इन रैम चिप्स जो होते हैं वो मदरबोर्ड में बने सिम्स, ध्यान रखिएगा सिम्स पूछा गया है, सिम्स प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा गया है। सिम्स का फुल फॉर्म कि क्या किया, यहाँ पे क्या बात हो रही है? जो उस स्लॉट में लगाया जाता है, किसको? मदरबोर्ड के स्लॉट में चिप को लगाया जाता है, जिससे उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इस चिप्स में कौन सी? आपका रैम चिप्स ही है। ठीक है, चिप्स लिखा हुआ है, रैम चिप्स है। रैम चिप्स को मदरबोर्ड पर बने सिम्स, ठीक है SIMMS, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल में जाता है। वर्तमान में जो डिम्स है, ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल का प्रयोग किया जाता है। सिम्स जहां 32 बिट मेमोरी की है, वहीं डिम्स 64 बिट मेमोरी की। ध्यान रखना आपका, जैसे कि IPv4 आया था एग्जाम में प्रीलिम्स में लास्ट ईयर, तो अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपका डिम्स जो होता है, ये डिम्स कितनी मेमोरी का होता है? तो 64 बिट मेमोरी का होता है। जबकि सिम्स जो होता है वो सिंगल वाला है, तो कम वाला होगा 32 बिट मेमोरी का। तो ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में बनने की संभावना दिखाई देती है।
रैम को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है आपका डायनेमिक रैम, एक होता है आपका स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम में डेटा बनाए रखने के लिए उसे एक सेकंड में सैकड़ों बार, ठीक है, सैकड़ों बार क्या करता है, रिफ्रेश करना पड़ता है या फिर आपको रीराइट करना पड़ता है, जबकि स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। इसी कारण स्टैटिक रैम में कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डाटा अगली बार कंप्यूटर ऑन होने पर सुरक्षित रहता है। लेकिन डायनेमिक्स रैम जो होता है, इसमें विद्युत सप्लाई बंद कर देने पर संग्रहित डाटा पुनः उसी समय समाप्त हो जाते हैं, सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना रैम के दो प्रकार है, डायनामिक और एक हो जाएगा स्टैटिक। क्लियर। अब जैसे कि हमने स्थायी और अस्थायी मेमोरी देख लिया है, प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत मैंने कहा था कि तीन प्रकार देखेंगे, तीसरा नंबर आता है इसमें कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी। मेमोरी में डाटा प्राप्त करने की गति सीपीयू के डेटा प्रोसेस करने की गति से काफी धीमी होती है। क्या कहा जा रहा है, मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति, मेमोरी से डेटा प्राप्त करना सीपीयू से डेटा प्राप्त करने की गति से क्या होती है, काफी कम होती है। तो इस गति को बढ़ाने के लिए बस मेमोरी प्रोसेसर के बीच इस गति अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बड़ा सा समुद्र है, एक स्थल खंड से दूसरे स्थल खंड में छलांग लगानी है, तो बीच में यदि एक टापू बना दिया जाए, एक टापू बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, उसमें जंप मार के सीधा वहां पहुंच जाएंगे। तो बस वही काम करता है आपका कैश मेमोरी। ठीक है, यह जो होता है, जो आप जो सीपीयू से डेटा प्रोसेस करने की गति थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि मेमोरी से डेटा लेना पड़ता है। तो इस मेमोरी की प्रोसेसिंग, मेमोरी और प्रोसेसर, प्रोसेसर कौन हो गया आपका सीपीयू, और मेमोरी, इन दोनों के बीच जो गति अवरोध बन रहा है, गति में जो डेटा ट्रांसफर होने में जो समय लग रहा है, उसे त्वरित करने के लिए या इस मध्यम गति को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। यह प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच अत्यंत तीव्र मेमोरी है, जहां एक बार प्रयोग में लाने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी की गति तीव्र होने के कारण प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है। ठीक है, अब कैश मेमोरी सीपीयू में सीधे जुड़ा होता है, किससे, सीपीयू से। कैश मेमोरी से सीपीयू तक सूचना लाने और ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, अतः डेटा स्थानांतरण की गति तेज होती है। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करता है। सामान्यतः कंप्यूटर में प्रयुक्त कैश मेमोरी का आकार 256 केबी किलोबाइट से 4 एमबी मेगाबाइट तक हो सकता है। क्लियर है, तो हमने किसको देखा, प्राथमिक मेमोरी। अब द्वितीयक मेमोरी की हम दो की चर्चा करेंगे। ठीक है, दो बातों की चर्चा करेंगे, जहां पर क्रमानुसार मेमोरी होता है और एक होता है आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो द्वितीयक मेमोरी, जैसे हमने मेमोरी स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो मेमोरी के दो प्रकार, प्राथमिक मेमोरी और जिसे मुख्य मेमोरी कहा था, द्वितीयक मेमोरी जिसे क्या कहा था हमने, द्वितीयक मेमोरी को सहायक मेमोरी कहा था, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो उसी दूसरे क्रम में हम पहुंच गए द्वितीयक मेमोरी, जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जा रहा है या सेकेंडरी मेमोरी कहा जा रहा है। ये सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, मुख्यतः दो प्रकार इसमें दिखेंगे हमें, और दोनों प्रकार कौन से हो जाएंगे, एक क्रमानुसार मेमोरी हो जाएगा और दूसरा आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो हम एक को देखते हैं पहले, द्वितीयक मेमोरी हमने पहले ही देख चुके थे कि आखिर द्वितीयक मेमोरी क्या है। क्लियर है दोस्तों, द्वितीयक मेमोरी एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं। द्वितीयक मेमोरी में डेटा और सूचना की बड़ी मात्रा में इसको संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है और साधारणतः कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थिर होता है। इसे स्थायी मेमोरी, मतलब इसको परमानेंट मेमोरी, ठीक है, स्थायी मेमोरी आप कह सकते हैं, या फिर इसको नॉन वोलेटाइल भी कह सकते हैं, कि स्टोरेज क्षमता भी लगभग क्या होती है, असीमित होती है। ट्रांसफर की गति, डेटा ट्रांसफर की गति थोड़ी मंद होती है। तो ये हमने देखा था द्वितीयक मेमोरी के बारे में। अब इसके दोनों प्रकार हम देख लेते हैं, फिर वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, इसका फिर सेकंड पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम आगे की चर्चा करेंगे। तो दो चीज और देख लीजिएगा, इसमें वांछित डाटा, किसमें, क्रमानुसार मेमोरी में, इसमें वांछित डाटा को क्रमानुसार ही पढ़ा जाता है। वांछित डाटा जो होता है सीक्वेंस में आपको पढ़ना पड़ता है। इस कारण इस मेमोरी से डेटा को पढ़ने में समय अधिक लगता है। इस कारण इसका उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जहां लगभग सभी डेटा को प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है, जैसे पेरोल, बिजली का बिल भरना, यहाँ पर इस प्रकार के मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये क्रमानुसार मेमोरी भी आपके मैग्नेटिक टेप के रूप में वर्क करती है। ठीक है, इसमें क्रमानुसार मेमोरी का ये एक प्रकार का उदाहरण माना जा सकता है, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, क्रमानुसार सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, यह क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है। इसे एक प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, जिसे विद्युत हेड से प्रभावित कर डेटा स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक टेप पर स्टोर किए गए डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, या रिकॉर्ड कहा जाता है।
दो अलग अलग डेटा में अंतर करने के लिए उनके बीच में कुछ खाली जगह छोड़ दिया जाता है, जिसे इंटर रिकॉर्ड गैप कहा जाता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखिएगा, यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने हेतु प्रयुक्त होता है। डाटा को कितनी ही बार लिखा और मिटाया या पढ़ा जा सकता है। इसमें नया डाटा लिखने पर पुराना डाटा स्वयं मिट जाता है। ठीक है, नया डाटा लिखने के लिए पुराना डाटा स्वतः मिट जाता है, स्वयं मिट जाता है। मैग्नेटिक टेप डेटा स्टोर करने का एक सस्ता माध्यम है, अतः इसका प्रयोग विशाल डाटा बैकअप लेने के लिए किया जाता है। डाटा बैकअप में उपलब्ध डाटा की एक कॉपी बनाकर सुरक्षित रखा जाता है, ताकि किसी कारण मुख्य डेटा के नष्ट होने पर बैकअप डाटा का उपयोग किया जा सके। मैग्नेटिक टेप को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो मैग्नेटिक टेप के बारे में ध्यान रखिएगा आप लोग, इतनी बातें हैं मेनली। अब हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। आज हम ये चुंबकीय डिस्क तक फ्लॉपी डिस्क भी देख लेंगे, चुंबकीय डिस्क भी देख लेंगे, और इसमें देख लेते हैं फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क भी आपका इसी में होगा और वेंचर डिस्क भी होगा। लगभग इसमें एक चुंबकीय डिस्क होता है, कई सारे डिस्क आएंगे, ऑप्टिकल डिस्क होता है। तो हम कहाँ तक चलेंगे, ऑप्टिकल डिस्क, या फिर हम मेनली यहाँ पर चलेंगे ये चुंबकीय डिस्क और फ्लॉपी डिस्क दोनों को देख लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्या होती है, इसमें वांछित सूचना तथा डेटा को सीधे पढ़ा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इस कारण डेटा को पढ़ने में समय कम लगता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में डेटा पढ़ने में लगा समय डिस्क पर डाटा की स्थिति तथा वर्तमान समय रीड राइट हेड, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, रीड राइट हेड। इसके अंतर्गत जब डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में कर रहे हैं तो रीड राइट हेड की स्थिति पर निर्भर करता है। रीड राइट हेड में डेटा लोकेशन तक पहुंचने में लगने वाले समय अलग अलग होता है, और यह समय इतना कम होता है कि किसी भी डेटा को पढ़ने में लगने वाले समय को लगभग समान मान लिया जाता है या माना जा सकता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण जैसे कि आपका चुंबकीय डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है, रोम होता है, सीडीआर होता है, मतलब और सीडीआरडब्ल्यू होता है, डीवीडी होता है, ब्लू रे डिस्क होता है, फ्लैश ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड होता है। ये कई सारे उदाहरण इसके देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नीचे लिखोगे सारे उदाहरण। अब एक चुंबकीय डिस्क और फ्लॉपी डिस्क हम पढ़ लेते हैं, फिर आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। चुंबकीय डिस्क, ठीक है, यह एक स्थायी डायरेक्ट एक्सेस सहायक मेमोरी है। इसमें धातु या प्लास्टिक से बने पतले डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। डिस्क पर डाटा स्टोर करने तथा पहले से डेटा को दी गई या पहले से स्टोर की गई डेटा को पढ़ने के लिए, ध्यान रखिएगा, डिस्क पर डाटा स्टोर करने या पहले से जो डाटा स्टोर किया गया है उस डाटा को पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। डिस्क ड्राइव में डाटा रिकॉर्ड करने, मतलब उसको राइट करने या पढ़ने के लिए रीड राइट हेड होता है, जो डिस्क को चुंबकीय पैटर्न में बदलाव कर डिजिटल डाटा स्टोर करता है। मैग्नेटिक टेप डिस्क एक सस्ता स्टोरेज डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। इसका एक्सेस टाइम भी कम होता है, परंतु धूल और खरोच के कारण इसे खराब होने की संभावना भी बनी रहती है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण है। कौन सा, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ये दोनों किसके एग्जांपल है, चुंबकीय डिस्क के। ठीक है, अब फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको अध्ययन करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्लास को यहीं पे रोकेंगे आज, इसका सेकंड वाला पार्ट लेकर आएंगे, इसके बाद हम चर्चा करेंगे जहां पर कई सारी चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे कि आपका सीडी रोम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे कहा जाता है, सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर उसके बाद हम सीडी देखेंगे, सीडी आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, और रिकॉर्डेबल देखेंगे, सीडीआर देखेंगे। ठीक है, सीडीआर होता है, और एक हमने देखा सीडी रोम अलग है, सीडीआर अलग है, सीडीआरडब्ल्यू अलग है। सीडीआरडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, रिकॉर्डेबल, राइटेबल। ठीक है, रिकॉर्डेबल और राइटेबल। और एक डीवीडी होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लू रे डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका पेन ड्राइव के बारे में हम देखेंगे, मेमोरी कार्ड देखना है, स्मार्ट कार्ड देखना है, फ्लैश मेमोरी देखना है, और आखिरी में हम वर्चुअल मेमोरी देखते हुए इस मेमोरी वाले सेक्शन को पूरा करेंगे। ये सबसे बड़ा चैप्टर दिखाई देता है, तो इसको हम कल के वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों को इससे कुछ फायदा हो रहा हो। ठीक है, थैंक यू।